रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, हिंदी में इस फ्रेज का मतलब होता है नियति का पलट जाना। कहानी कुछ ऐसी है कि एक वक्त नवाज शरीफ को जहाज में बिठाकर देश बदर करने वाले परवेज मुशर्रफ घर लौटने की गुहार लगा रहे हैं और दिलचस्प ये कि उनके पक्ष में मुहिम चलाने वालों में एक नवाज शरीफ भी हैं। तो आज जानेंगे कि परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ का झगड़ा क्या है, मुशर्रफ को देश छोड़कर पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना पड़ा और वो वापस लौटने के लिए बेताब क्यों हैं। वैसे बात एक और जहाज की होगी जो उड़ने के लिए तैयार था। यात्रीगण कमर की पेटी बांध चुके थे। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, पायलट को बोला, जज साहब का ऑर्डर आया है, इनको कहीं नहीं ले जा सकते। जो सवार थे उनको नीचे उतार कर जहाज खाली निकल गया और इतने वक्त में एक देश को 5 करोड़ का नुकसान भी हो गया। बाकी के 1000 करोड़ पर खतरा मंडरा रहा है। समझेंगे पूरा मसला क्या है। फिर एक बड़े से पत्थर के टुकड़े की कहानी सुनाएंगे। 300 एकड़ का ये पत्थर समंदर और 2 देशों के बीच में पड़ा है। कोई नहीं रहता, लेकिन 2 देश इस पर कब्जे के लिए लड़ रहे थे। कैसे? शराब की बोतलों के जरिए। और अब इसी बोतल पर मसला सुलझा लिया गया है 50 बरस बाद। ये किस्सा भी सुनेंगे, पर उससे पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जिसे लिखते हैं हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक कुमार उर्फ सोनू। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। कुकू एफएम, इसको हमें टीज करना है। ये प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया है। बताना है कि हर घर कुकू एफएम को टीज करना है। इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट भी मिलेगी। ये एक ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है। 19 जून 2022 तक के लिए ऑफर है। कोड डालना होगा GHAR घर 50। बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। सूचना समाप्त, आगे बढ़ते हैं। बात पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ और उनकी घर वापसी की कोशिशों की। पहले बैकग्राउंड समझते हैं। साल था 1999, महीना अक्टूबर, तारीख 12 और पाकिस्तान में इसी दिन 2 तख्ता पलट की साजिश रची गई। सुबह का वक्त था। प्रधानमंत्री आवास के अहाते में 2 जन चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मेज की एक तरफ बैठे थे उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और दूसरी तरफ थे खुफिया एजेंसी ISI के DG जियाउद्दीन भट्ट। चाय पर चल रही चर्चा के केंद्र में परवेज मुशर्रफ थे। मुशर्रफ उस समय पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। हुआ यह था कि सुबह सुबह नवाज शरीफ के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्हें दूसरी तरफ से एक टिप दी गई और इसके तुरंत बाद उन्होंने भट्ट को मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचते ही नवाज ने भट्ट के हाथ में एक चिट्ठी सौंपी। अंदर के पन्ने पर लिखा था, जियाउद्दीन भट्ट को पाकिस्तान का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस पद पर तो मुशर्रफ बैठे थे, उनका क्या? उस दिन मुशर्रफ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में थे। उनके पीछे पीछे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कारगिल युद्ध के बाद से नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ एक दूसरे की आंखों में खटक रहे थे। दोनों एक दूसरे को कुर्सी से उतारने पर आमादा थे। इस खेल में पहली बाजी नवाज शरीफ ने मार ली। जब भट्ट की नियुक्ति की खबर मुशर्रफ के पास पहुंची तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कोलंबो से वापसी की फ्लाइट पकड़ी। जब उनका विमान कराची एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ने पायलट को कहा, आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, प्लेन को पाकिस्तान से बाहर ले जाइए। फिर मुशर्रफ ने खुद ATC से बात की, पर बात बनी नहीं। फिर उन्होंने पायलट से कहा कि कराची के चक्कर लगाते रहो। इतनी देर में मुशर्रफ के वफादार सैनिकों ने एयरपोर्ट को घेर लिया था। ATC को हार कर इजाजत देनी पड़ी। विमान उतरा। मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में इस घटना का विस्तार से अपने पक्ष से जिक्र किया और दावा किया कि उतरते टाइम विमान में सिर्फ 7 मिनट का ईंधन बचा था। खैर, मुशर्रफ सुरक्षित थे। अब असहज होने की बारी नवाज शरीफ की थी। मुशर्रफ के वफादार सैनिक शरीफ के घर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें हिरासत में लेने के लिए टीवी चैनलों पर सेना का पहरा बिठा दिया गया था। रात होते होते धुंध साफ हो चुकी थी। नवाज शरीफ को पद से बर्खास्त कर दिया गया था और जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। दिन का पहला तख्ता पलट असफल रहा, लेकिन रात होते होते मुशर्रफ का तख्ता पलट सफल रहा। कुर्सी हथियाने के बाद उन्होंने संसद और संविधान दोनों को भंग कर दिया। उधर नवाज शरीफ पर प्लेन की हाईजैकिंग का केस शुरू हुआ। केस के बीच में ही उनके एक वकील को दफ्तर में घुसकर गोली मार दी गई। ये पूरा केस दिखावे वाला था, कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा था। तय माना जा रहा था कि नवाज शरीफ को मौत की सजा मिलेगी। लेकिन सऊदी अरब के किंग फहद और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दबाव डाला
किंग फहद और शरीफ परिवार के बीच अच्छे संबंध थे। इसी के आधार पर मुशर्रफ और नवाज के बीच एक समझौता कराया गया। इसके तहत नवाज को 10 बरस का निर्वासन मिला। उन्होंने 21 साल तक पाकिस्तान की राजनीति में हिस्सा नहीं लेने का वादा भी किया और अपनी बहुत सारी संपत्ति भी छोड़ दी और करोड़ों रुपए जुर्माने के तौर पर भरे। नवाज सपरिवार सऊदी अरब चले गए। उन्हें वहां शरण के साथ साथ बिजनेस करने के लिए लोन भी मिला। कैलेंडर पलटे, साल आया 2007। इस साल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ को वापस लौटने की इजाजत दी। सितंबर 2007 में वो वापस लौटे भी, लेकिन उन्हें प्लेन से नीचे नहीं उतरने दिया गया। उस समय तक पाकिस्तान की सत्ता पर से मुशर्रफ का नियंत्रण घटने लगा था, पर खत्म नहीं हुआ था। जनवरी 2008 में चुनाव होने थे। उससे पहले बेनजीर भुट्टो भी निर्वासन से लौट आई थी। उन्हें लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा था। नवाज के आने से मुशर्रफ पर दोतरफा मार पड़ती और इससे बचने के लिए वो नवंबर 2007 में सऊदी अरब गए। वहां उन्होंने सऊदी सरकार से दरख्वास्त की, बोले कि नवाज को यहीं रोके रहिए, उनका पाकिस्तान लौटना सही नहीं। लेकिन सऊदी सरकार ने दखल से इनकार कर दिया। मुशर्रफ खाली हाथ लौट आए। इसके 5 दिन बाद नवाज अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ फिर से पाकिस्तान में आए और इस बार उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। नवाज ने आपातकाल और जजों की बर्खास्तगी को लेकर मुहिम शुरू की। मुशर्रफ की जमीन लगातार खिसक रही थी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी, पाकिस्तान में आतंकवादी हमले भी बढ़ने लगे थे। ऐसे एक हमले में बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई और इसके चलते चुनाव को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। फिर फरवरी 2008 में आम चुनाव हुए और उनकी पार्टी पीपीपी को अच्छी खासी सीटें मिली, पर पूर्ण बहुमत नहीं था। ऐसे में उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी से, पीपीपी को तब सदारत कर रहे थे बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ही सदारत कर रहे थे नवाज शरीफ। तो जरदारी और शरीफ दोनों के बीच गठजोड़ हुआ। इन सब के बीच मुशर्रफ राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तब नवाज शरीफ ने उन्हें चिट्ठी लिखकर शांतिपूर्वक इस्तीफा देने के लिए कहा। मुशर्रफ फिर भी नहीं माने। इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हुई। जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तो मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया। 23 अगस्त 2008 को मुशर्रफ भी निर्वासन में चले गए लंदन। फिर 2010 में उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, बोले कि दोबारा चुनाव लड़ूंगा। 2013 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए वापस भी लौटे, पर कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। अप्रैल 2013 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया। कुछ वक्त के लिए मुशर्रफ को जेल में रहना पड़ा, फिर घर में नजरबंद किया गया। मई 2014 में उन्हें जमानत मिली। 1 महीने बाद सिंध हाईकोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त भी दे दी। 2016 में वो इलाज के लिए दुबई गए। उसके बाद से पाकिस्तान नहीं लौटे हैं। दिसंबर 2019 में स्पेशल कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सज़ा भी सुनाई थी, लेकिन जनवरी 2020 में लाहौर हाईकोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया। आज हम परवेज मुशर्रफ की कहानी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल मुशर्रफ पिछले कई हफ्तों से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें एमिलॉइडिस नाम की बीमारी है, जिसमें टिश्यूज के अंदर, ऊतकों के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन बनने लगते हैं, जिससे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुशर्रफ खुद से कुछ कर पाने में असमर्थ हो चुके हैं। लंबे वक्त से पाकिस्तान लौटने की इच्छा जता रहे हैं और उनकी इच्छा है कि उनका अंतिम वक्त उनके मुल्क में गुजरे। इस समय नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये वही लोग हैं जिनकी मुशर्रफ के साथ कट्टर वाली दुश्मनी रही है। उनकी वापसी पर आखिरी फैसला पाकिस्तान सरकार लेगी, शरीफ परिवार लेगा। इस बीच 14 जून को नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और लिखा कि उनकी मुशर्रफ के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वो नहीं चाहते कि अपनों से अलग रहने का जो कष्ट उन्होंने झेला वही मुशर्रफ के साथ भी हो। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि इस समय बीती बातें मायने नहीं रखती। मुशर्रफ को अपने आखिरी पल शांति से गुजारने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेना ने भी कहा है कि मुशर्रफ की वापसी पर आखिरी फैसला उनके घर वालों और उनके डॉक्टरों को करना है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सरकार उनकी वापसी पर एकमत है। इन सब के बीच 15 जून को पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में जमकर बहस भी हुई। सांसद 2 धड़े में बटे नजर आए। एक धड़े का कहना है मुशर्रफ के कार्यकाल में संविधान का मखौल बनाया गया, हजारों मासूमों की हत्या हुई, पाकिस्तान दशकों पीछे चला गया। ऐसे आदमी को पाकिस्तान की धरती पर नहीं दफनाया जाना चाहिए। अगर वो लौटे हैं तो उन्हें तुरंत जेल में बंद कर देना चाहिए। दूसरा धड़ा मानता है कि अगर मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मानवता के आधार पर उन्हें वापस लौटने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे आपको पहुंचाते रहेंगे। शरीफ परिवार चाहता है कि मुशर्रफ को इजाज़त देकर वो आर्मी के धड़ों के बीच अपनी गुडविल बना सके। आप देखते हैं देशों में नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है
जनता के बीच गुडविल बनाने की, पर पाकिस्तान में नेताओं को चिंता करनी पड़ती है कि हमारे आका फौजी मुखिया दुरुस्त रहें, खुश रहें। ये आज का बड़ी खबर था सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी एक डील से जुड़ी है। डेनमार्क और कनाडा के बीच 5 दशक यानी 50 बरस से ज्यादा चल रहे विस्की वॉर पर, आपने सही सुना, विस्की, वो शराब वाली विस्की, इस पर विराम लग गया है। 14 जून को एक समारोह में दोनों के बीच विस्की की बोतल का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद दोनों देशों का झगड़ा एक छोटे से आइलैंड पर कब्जे को लेकर जो था वो खत्म माना जा रहा है। इस आइलैंड का नाम हेंस आइलैंड, ये कनाडा के नियंत्रण वाले नुनवत और डेनमार्क से जुड़े ग्रीनलैंड के बीच में पड़ता है। यह आइलैंड 1.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे लगभग 5 गुना बड़ा है। अब समझिए कितनी छोटी जमीन है। सबसे दिलचस्प ये कि वहां पर कोई रहता नहीं। इसके बावजूद डेनमार्क और कनाडा इसके पीछे क्यों पड़े थे? कहानी है। इस कहानी का एक सिरा 150 साल पीछे खुलता है। 1880 के दशक में ब्रिटेन और कनाडा के बीच आर्कटिक के कुछ इलाकों का ट्रांसफर हो रहा था। हेंस आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए इसे अकेला छोड़ दिया गया। 1933 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने ग्रीनलैंड को हेंस आइलैंड का मालिकाना हक सौंप दिया। यूएन की स्थापना के बाद यह कोर्ट भंग हो गई और इसकी वजह से हेंस आइलैंड वाले फैसले का प्रभाव भी खत्म हो गया था। 1970 के दशक में नेरेस स्ट्रेट चैनल के बंटवारे पर डील हुई। यह चैनल कनाडा और ग्रीनलैंड को बांटता है। 1973 में चैनल के बंटवारे पर डील फाइनल हुई, लेकिन हेंस को लेकर बात आगे नहीं बढ़ सकी। हेंस आइलैंड कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों से 18-18 किलोमीटर की दूरी पर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इस पर दोनों देशों का अधिकार बनता है। मामला उलझा तो उन्होंने तय किया कि इस पर फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन 1984 में बात अलग दिशा में मुड़ गई। कनाडा ने हेंस आइलैंड पर अपनी सेना उतार दी। उन्होंने वहां अपना राष्ट्रीय झंडा लगाया और कैनेडियन विस्की की एक बोतल रख दी, ये दावा करने के लिए कि जमीन हमारी है। डेनमार्क को गुस्सा आ गया ये देखकर। कुछ हफ्ते बाद ग्रीनलैंड मामलों के मंत्री हेंस आइलैंड के दौरे पर पहुंचे। डेनिश मंत्री, जहां पर एक डिपार्टमेंट था ग्रीनलैंड के मामले, उन्होंने कनाडा के झंडे और विस्की की बोतल को हटाकर अपना झंडा लगा दिया। साथ में कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है, इसकी सबसे महंगी शराब की बोतल भी रख दी और एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया कि साथ में चखना भी है। नहीं, ये नोटिस बोर्ड में नहीं लिखा था। नोटिस बोर्ड पर लिखा था वेलकम टू डेनिश आइलैंड। यहां से विस्की वॉर की शुरुआत हुई। दोनों देशों से तब से सैकड़ों लोग हेंस आइलैंड का दौरा कर चुके हैं। विरोधी गुट के संकेतकों को हटाते हैं, अपने निशान छोड़ जाते हैं। अभी तक किसी झड़प की नौबत नहीं आई। इसी वजह से इस विवाद को इतिहास का सबसे विनम्र झगड़ा कहा जाता है। 2018 में दोनों देशों ने विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाई और इसकी सिफारिश पर हेंस आइलैंड को बराबर में बांटने का फैसला लिया गया। दोनों देशों की संसद के अप्रूवल के बाद डील अमल में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर मुझे ये उत्सुकता हो रही है, जो पहली पार्टी विस्की की बोतल छोड़ के आती थी, दूसरी पार्टी उसको सिर्फ हटाती थी या गटक भी जाती थी? दूसरी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सॉरी ये बोलना भूल गया। दूसरी सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से है। 14 जून की रात भारी कट रही थी। यूके के विल्टशायर के एयरपोर्ट पर खड़ी एक चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसमें 7 लोग बैठे थे। इन्हें 6500 किलोमीटर दूर रवांडा पहुंचाया जाना था। जिस वक्त प्लेन के कलपुर्जे कसे जा रहे थे, उसी समय फ्रांस में एक अदालत सजी थी, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ECHR। उड़ान में 1.5 घंटे बचे थे, तभी अदालत का फैसला आया। अदालत बोली फ्लाइट कैंसिल करो, इन लोगों को अभी के लिए रवांडा नहीं भेजा जाएगा। यूके की सरकार ने फ्लाइट के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था। इसके अलावा रवांडा को 1000 करोड़ से ऊपर की रकम भी दी जा चुकी है। इतना पैसा खर्च करने के पीछे वजह क्या है, आगे बताएंगे। पहले कोर्ट के फैसले वाली खबर समझ लेते हैं। ECHR के फैसले से यूके की गृह मंत्री प्रीति पटेल नाराज हुई। बोली फैसला निराशाजनक है। इससे पहले बोरिस जॉनसन सरकार ECHR के रवैये से गुस्सा चली रही थी। अदालत के फैसले के बाद प्रेस में उनका बयान आया। बोले जरूरत पड़ी तो वे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स से यूके को बाहर निकाल लेंगे। ये कन्वेंशन क्या है? 1953 में यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर मानवाधिकार और राजनीतिक आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए थे। ये सभी सदस्य देशों पर बाध्य है। यूके इस कन्वेंशन का एक सदस्य है। मान लीजिए आप कन्वेंशन की सदस्यता वाले किसी देश में रह रहे हैं। किसी दिन आपको ऐसा लगा कि आपके बुनियादी अधिकारों का हनन हुआ है और आपके यहाँ की अदालत न्याय नहीं दे पाएगी। ऐसी स्थिति में आप अपना केस लेकर ECHR के पास जा सकते हैं, जैसा कि हालिया मामले में हुआ। इराक से बोट के जरिए यूके पहुंचने वाले शख्स ने ECHR का दरवाजा खटखटाया। वकीलों का दावा कि रवांडा में उसकी जान को खतरा है। यूके सरकार जल्दबाजी में उसे बाहर निकाल रही है। उसी केस की सुनवाई के बाद अदालत ने फ्लाइट पर रोक लगा दी। इराकी शख्स विल्टशायर की चार्टर्ड फ्लाइट में बैठे 7 लोगों में शामिल था। यूके की हाई कोर्ट जुलाई के महीने में सरकार की रवांडा पॉलिसी पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें देखा जाएगा
कि इस पूरी पॉलिसी का चरित्र कानून सम्मत है या नहीं। ECHR ने कहा कि तब तक किसी भी शरणार्थी को जबरदस्ती रवांडा ना भेजा जाए। अब सवाल यह आता है कि रवांडा पॉलिसी आखिर है क्या। आपने खबरों में अक्सर यह सुना होगा कि अवैध शरणार्थियों से भरी नाव समंदर में डूब गई। आपको समंदर किनारे पड़े बच्चे एलन कुर्दी की तस्वीर याद है। वो सीरिया का बच्चा था, घर वालों के साथ भागकर ग्रीस जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी नाव डूब गई। मिडिल ईस्ट के कई देशों में सिविल वॉर चल रहा है। वहां के लोग शांति और बेहतर जिंदगी की तलाश में जोखिम लेते हैं और यूरोप के देशों का रास्ता पकड़ते हैं अवैध तरीके से। 2021 में 28,000 से ज्यादा शरणार्थी अवैध तरीके से यूके पहुंचे थे। इस साल यह आंकड़ा और ऊपर जा चुका है। सरकार का कहना है कि इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरे अपराधों का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए अप्रैल 2022 में यूके ने एक पंचवर्षीय योजना तैयार की। रवांडा से संपर्क किया, कहा कि तुम इन शरणार्थियों को अपने यहाँ रख लो, बदले में हम तुम्हें खूब सारा पैसा देंगे। कितना? 1 साल का लगभग 12,000 करोड़ रुपया। रवांडा इसके लिए तैयार हो गया। इस प्लान के तहत अवैध शरणार्थियों को रवांडा में स्थायी तौर पर रेफ्यूजी के तौर पर रहने दिया जाएगा। प्लान फेल हुआ तो वे किसी तीसरे सुरक्षित देश में शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। रजामंदी के बाद यूके में लिस्ट बनाई गई। 14 जून को पहली फ्लाइट की उड़ान तय थी, पर इसके खिलाफ लंदन की एक अदालत में याचिका भी दायर हुई। अदालत ने रोक लगाने से मना कर दिया। फिर एक शरणार्थी के वकील ECHR पहुंच गए और वहां से मिल गया स्टे ऑर्डर। पहली उड़ान में शुरुआत से अड़ंगा लग रहा था। पहले तय हुआ कि 37 लोग भेजे जाएंगे, पर कानूनी अड़चन के चलते आखिर में 7 लोग ही बचे और ECHR के स्टे के बाद ये फ्लाइट भी रद्द हो गई तो 7 भी नहीं जा पाए। जानकारों की माने तो इससे बोरिस जॉनसन सरकार को झटका लगा है। हालांकि वो अपना प्लान बदलने के लिए तैयार नहीं है। साफ है, आने वाले दिनों में यूरोप में बड़ी कानूनी तकरार देखने को मिलेगी रवांडा प्लान पर। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी आर्थिक संकट से जुड़ी है। 2 मामले हैं, दोनों भारत के पड़ोसियों से जुड़े। पहला अपडेट श्रीलंका से। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच सरकार नित नए उपाय अपना रही है। 14 जून को कैबिनेट ने आर्थिक सुधार के लिए कई दिलचस्प ऐलान किए। अब से सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। अगले 3 महीने तक हर शुक्रवार को हॉलिडे रहेगा। ये स्कीम डिफेंस, हेल्थ और दूसरे जरूरी सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। श्रीलंका में खाने पीने के सामान और बिजली की भारी कमी है। सरकार ने इसी कमी को पाटने के लिए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने का ऐलान किया। एक्स्ट्रा छुट्टी से बिजली की बचत की जा सकेगी। स्टाफ को कहा गया कि वे छुट्टी लेकर खेती करें। पिछले हफ्ते जारी UN की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में 5 में से 4 लोग एक टाइम का खाना छोड़ने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। इससे पहले श्रीलंका के कृषि मंत्री ने किसानों से धान की खेती करने की अपील की थी। इसके अलावा 12 करोड़ रुपए से ऊपर कमाने वाली कंपनियों पर 2.5% का टैक्स लगाने के लिए भी कैबिनेट ने ऐलान किया है। इसे सामाजिक योगदान कर का नाम दिया गया है। श्रीलंका सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी मदद की उम्मीद लगा रही है। जानकारों की माने तो सुधार के उपाय दूरगामी हैं, यानी लंबे वक्त में उनका असर दिख सकता है। फिलहाल श्रीलंका के लिए प्रार्थना की जा सकती है। दूसरा अपडेट पाकिस्तान से है। पाकिस्तान भी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कम चाय पीने की सलाह दी है। पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने कहा, ज़्यादा चाय पीने से सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। लोग दिन में 1-2 कप चाय पिए तो भार कम हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। मतलब पाकिस्तान में चाय के चुस्टर सबसे ज़्यादा हैं। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2020 में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की चाय खरीदी थी। इससे पहले इकबाल दुकानदारों को जल्दी दुकान बंद करने की सलाह दे चुके हैं। बोले कि दिन में दुकान चलेगी तो बिजली की खपत कम होगी। मतलब काफ़ी चमन लोग हैं। पाकिस्तान का आर्थिक संकट कितना बड़ा है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। इससे अधिकतम 2 महीने का आयात किया जा सकता है और इसी वजह से मई में वहां की सरकार ने लग्जरी सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पाकिस्तान लंबे वक्त से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बना है। इसके चलते उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद नहीं मिल पा रही। 14 जून को बर्लिन में FATF की बैठक शुरू हुई। कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान की हालत और खराब हो सकती है। इसी आर्थिक संकट ने इमरान खान को घुटनों पर ला दिया था। क्या शहबाज शरीफ खुद को उस नियत से बचा पाएंगे? देखते हैं, लेट्स सी। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।